हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र विषय की दृष्टि से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करना। उसी की श्रृंखला में हमारा पार्ट 8 आपके समक्ष है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के महत्वपूर्ण सवालों पर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपात की स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है? अनुच्छेद 353 के, अनुच्छेद 354 के, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 366। क्या होगा इस पहले सवाल का राइट उत्तर? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपात की स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 353 के इसके बारे में बात करता है। आगे चलते हैं। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, यानी जब आपात की स्थिति लागू हो, तब अनुच्छेद 353 कहता है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। यानी आपात की स्थिति में भारतीय संविधान का आर्टिकल 353 कहता है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की कार्यपालिका शक्ति को यह निर्देश देगा कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेगी। तो ऑप्शन आपका ए राइट है, 353 के इस बारे में कहता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 2 नंबर। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है शक्ति एवं सुरक्षा के साथ, युद्ध के साथ, विचारधारा के साथ, राष्ट्रीय हित के साथ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण जिसके प्रमुख विद्वान हंस जे मोर्गेंताउ है, और यह विचार परिभ्रमण करता है। ऑप्शन 4 आपके समक्ष है, सुरक्षा के साथ, युद्ध के साथ, विचारधारा के साथ, राष्ट्रीय हित के साथ। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, शक्ति एवं राष्ट्रीय हित के साथ। ऑप्शन डी राइट होगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। क्योंकि जो आदर्शवादी सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी सिद्धांत, वो नैतिक सिद्धांतों को महत्व प्रदान करता है, भावनात्मक मान्यताओं को महत्व प्रदान करता है, जबकि यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति एवं राष्ट्रीय हित को सबसे प्रमुख स्थान देता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 3 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया, और कारण रीजन कह रहा है कि कोई राष्ट्र राज्य जब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। ऑप्शन ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा, ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। एक तरफ कह रहा है कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया, और दूसरी तरफ यह बात हो रही कि कोई राष्ट्र राज्य जब प्रासंगिक ही नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अभी भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। दोनों बात सही है, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। वैश्वीकरण क्या है? तो यह भूमंडलीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलापन, मुक्त व्यापार, आपसी जुड़ाव और
परस्पर निर्भरता के फैलाव को भूमंडलीकरण कहा जाता है। इसे वैश्वीकरण भी कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल और तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो ऑप्शन डी राइट होगा, तथ्यों के अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान नहीं देती है। तथ्यों के ऊपर बल आधुनिक राजनीति विज्ञान का विषय है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता और दार्शनिकता बल ये सभी परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख लक्षण रहे हैं। जबकि तथ्यों के अध्ययन पर बल यह आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन का विषय है। व्यवहारवादी क्रांति का विषय है, व्यवहारवादी आंदोलन का यह विषय है। आगे चलते हैं। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 5 नंबर सवाल, यहां आपको कथन और कारण दिया गया है। अभिकथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सर्जन कर सकती है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सर्जन का निर्माण कर सकती है। और यह कारण दिया गया है कि राज्यसभा राष्ट्रहित को प्रस्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है, यानी अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकती है। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। क्या ए आर दोनों सत्य हैं? आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा इस 5 नंबर सवाल का राइट उत्तर? आप चयन कीजिएगा। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर है जो ए की सही व्याख्या है। क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 कहता है कि राज्यसभा राष्ट्रहित में एक नवीन अखिल भारतीय सेवा का सर्जन कर सकती है। क्योंकि राज्यसभा राष्ट्रीय हित को अच्छे ढंग से परिभाषित कर सकती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। और वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 कहते हैं कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत कम से कम इसके माध्यम से प्रस्ताव पास करके किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। तो राज्यसभा को नवीन अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में विशेष अधिकार दिए गए हैं मित्रों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर। यहां आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ भारतीय प्रधानमंत्री दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके कार्यकाल में होने वाले समझौते या कुछ कार्य दिए गए हैं। पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी। दूसरी तरफ दिया गया है राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन, सह राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन, पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण, पूर्व की ओर देखने की नीति, वास्तविक असंलग्नता या वास्तविक गुट निरपेक्षता जिसे हम कहते हैं। तो आइए इनको एक एक करके सुमेलित करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में कौन सा सम्मेलन या कौन सी घटना घटित हुई है? ए आपका सुमेलित होगा ऑप्शन 3 से। ए आपका 3 से सुमेलित होगा। पूर्व की ओर देखने की नीति पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान शुरू हुई थी। ऑप्शन ए है जो 3 से सुमेलित होगा। मोरारजी देसाई का संबंध वास्तविक असंलग्नता या वास्तविक गुट निरपेक्षता की नीति से है। तो बी आपका 4 से सुमेलित होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। द्वितीय परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था
1998 में। और राजीव गांधी के शासनकाल में सहराष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सहराष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन का आयोजन राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रकार ये चारों ऑप्शन आपके सम्मिलित हो गए इस प्रकार। तो ए में आपका 3 राइट होगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा। ए में 3 है, बी में 4 है, और सी में आपका 2 है, और डी में आपका 1 है। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से निम्न व्यक्ति जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर रहे हैं उनके कालानुक्रम को पहचानिए। यानी सवाल कह रहा है कि इनमें से वे लोग जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं उनको आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा महासचिव पहले है और कौन सा बाद में रहा। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। डेग हैमरशॉल्ट, ट्रिगवेली, यूथान, क्रट व्लाइडिम। ये 4 लोग, इनके कालानुक्रम को आपको पहचाना है, इनमें से कौन सा पहले है और कौन सा बाद में रहा है। तो आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। सबसे पहले ट्रिगवेली थे, यूएनओ के पहले महासचिव थे ट्रिगवेली, और उसके बाद दूसरे महासचिव थे डेग हैमरशॉल्ट। पहले, दूसरे और तीसरे थे यूथांट, और चौथे थे क्रुट व्लाइडिम। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ये इनका कालानुक्रम व्यवस्थित होंगे, ट्रिगवेली, डेग हैमरशॉल्ट, यूथांट, क्रट व्लाइडिम। टीडी यूके आप याद रख सकते हैं, टीडी यूके, ट्रिगवेली, डेग हैमरशॉल्ट, यूथांट, क्रट व्लाइडिम। ये यूएनओ के पहले 4 महासचिव हैं। पहले महासचिव थे ट्रिगवेली, दूसरे डेग हैमरशॉल्ट, तीसरे यूथांट, और चौथे हैं क्रट व्लाइडिम, और 5वें थे जेवियर परेज कुरिवेर, जेवियर परेज, और छठे थे बुतरस बुतरस गाली, और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है जो यूएनओ के महासचिव है, एंटोनियो गुटेरस। आपको इन सभी का नाम याद होना चाहिए क्योंकि यहां से एक सवाल कई बार आए हैं इनको व्यवस्थित करने से। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है यूएनओ के महासचिव। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1875 को, 10 अप्रैल 1828 को, 10 अप्रैल 1875 को। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में तत्कालीन बंबई में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। जबकि 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा कोलकाता में की गई थी। ध्यान रखिए मित्रों, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के प्रयासों से कलकत्ता में हुई थी। जबकि 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली की नहीं है? डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द आर्ट ऑफ वार, द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्विलिटी। क्या होगा इस 9 नंबर सवाल का राइट उत्तर? इनमें से कौन सी पुस्तक मैकियावेली की नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्विलिटी यह पुस्तक रूसो की है, जबकि ऊपर वाली तीनों पुस्तकें मैकियावेली द्वारा संपादित है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 10 नंबर,
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इकहरी नागरिकता का स्रोत ब्रिटेन, यूएसए में नागरिकता दोहरी है क्या? नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारत में नागरिकता का स्वरूप दोहरा। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। भारत में नागरिकता का स्वरूप है जो एकात्मक है, इकहरी नागरिकता है। और इकहरी नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है भारत में। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। जबकि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2, जिसके आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। जबकि यूएसए में बात करें तो यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां देश की नागरिकता के साथ साथ प्रांतों की भी नागरिकता होती है। जबकि ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। और भारत ने जो इकहरी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से ही लिया है। तो आज के सवाल यही समाप्त होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।